Today we'll read the last section of chapter number 2, section number 53A, Transfer of Property Act. The heading of this section is Part Performance. तो क्या है पार्ट परफॉर्मेंस ये जानेंगे और इसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें सबसे पहले हम एक MCQ देखेंगे तो द MCQ इज ट्रांसफरी एग्रीव्ड कैन नॉट टेक डिफेंस अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अंडर द प्रीव्यू ऑफ। जब ट्रांसफरी जो खरीदार है अगर वो एग्रीव्ड है वो डिफेंस नहीं ले सकता सेक्शन 53A के अंडर। किस प्रीव्यू में? A सेल, B ईजमेंट, C गिफ्ट और D मोर्टगेज। तो इन चार में से कौन सा करेक्ट आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नहीं पता तो आपको इस वीडियो के एंड तक पक्का श्योर है कि आपको ये आंसर पता भी चल जाएगा और इसके रीज़न भी समझ आ जाएंगे। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन of section 53A part performance? Where any person contracts to transfer for consideration any immovable property by writing signed by him or on his behalf from which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable certainty। तो सबसे पहले यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर डिफाइन किया गया है वेयर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट करता है। नंबर 3 किस बात का कॉन्ट्रैक्ट करता है? ट्रांसफ़र करने के लिए। किसको ट्रांसफ़र करना है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को, वो भी एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसके बदले करना है? कंसीडरेशन के बदले। वेयर any person contracts to transfer for consideration any immovable property। किस तरह ट्रांसफ़र करेगा? राइटिंग में लिखकर, बाय राइटिंग, साइंड बाय हिम, उसके साइन हो या उसके बिहाफ पर कोई साइन कर रहा है, फ्रॉम विच द टर्म्स नेसेसरी, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स लिखी गई हैं वो उसमें कॉन्स्टिट्यूट हो, लिखी गई हो ट्रांसफ़र को एसर्टेन करने के लिए। द टर्म्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसफ़र कैन बी असर्टेन्ड विद रीजनेबल सर्टेनिटी। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइन हो। तो आगे है एंड द ट्रांसफरी, जो खरीदार है, द ट्रांसफरी हैज़ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनता है तो उसमें ड्यूटीज़ लिखी होती हैं, लायबिलिटीज़ लिखी होती हैं। ड्यूटीज़ होती हैं किसकी? खरीदार की और बेचने वाले की। तो जब ट्रांसफरी है जो खरीदार है उस ऊपर ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसने लिखा उसमें पार्ट परफॉर्मेंस की, यानी एक जो उसने परफॉर्म करने थे फंक्शंस उसमें एक पार्ट, कुछ पार्ट को परफॉर्म किया। उस पार्ट को परफॉर्म करते हुए ही हैज़ टेकन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ। तो पार्ट परफॉर्मेंस में मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट में ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 1 करोड़ में प्रॉपर्टी सेल करूँगा तुमको, और बी ने उसको 50 लाख रुपए दे दिए और उस 50 लाख उसने कहा कि मैं तुमको 3 महीने बाद दूंगा। और उस पार्ट परफॉर्मेंस में बी ने उस प्रॉपर्टी का जो जिसको ट्रांसफ़र ए कर रहा था उसका पोजेशन ले लिया या उसके कुछ एरिया का पोजेशन ले लिया। और द ट्रांसफरी बीइंग ऑलरेडी इन पोजेशन, या फिर बी पहले ही वहाँ पर पोजेशन में था, कब्जा था उसके पास, कंटिन्यूज इन पोजेशन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो पोजेशन में कंटिन्यूली रहता है। एक तो हो गया कि उसने पोजेशन ले लिया, सेकंड हो गया कि वो पहले ही पोजेशन में था और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी वो पोजेशन में बना रहा।
in part performance of contract and has done some act in furtherance of the contract, और या उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक्ट किए हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट है। आगे चलते हैं। एंड द ट्रांसफरी हैज परफॉर्म्ड और इज विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब पहले हमने पढ़ा था कि बेचने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट किया, दूसरा हमने पढ़ा था जो खरीदार है उसने अपना पार्ट परफॉर्म करके पोजेशन ले लिया या पोजेशन में बना रहा। अब तीसरा पार्ट इस डेफिनेशन का है कि जो ट्रांसफरी है, जो खरीदार है, हैज परफॉर्म्ड, उसने अपनी तरफ से परफॉर्म कर दिया है अपना पार्ट, या इज विलिंग टू परफॉर्म, उसका इच्छा है कि वो परफॉर्म करना चाहता है। जैसे ही हमने लास्ट एग्जांपल पढ़ी थी कि ए को 50 लाख बी ने दे दिए थे, अब बी जो है वो बाकी का 50 लाख भी देने की इच्छा रखता है, तो दिस विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो अगला पार्ट पढ़ेंगे हम, देन नॉट विद स्टैंडिंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट though required to be registered has not been registered, or where there is an instrument of transfer that the transfer has not been completed in the manner prescribed therefore by the law for the time being in force, the transferor or any person claiming under him shall be debarred from enforcing against the transferee and the persons claiming under him any right in respect of the property of which the transferee has taken or continued in possession other than a right expressly provided in the terms of the contract। तो जो थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी थी कि ट्रांसफरी भी रेडी है अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए या वो परफॉर्म कर चुका है, तो ये मायने नहीं रखता। देन नॉट विद स्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट दो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, कि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड था रजिस्टर करना लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं किया गया, या जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र है दैट द ट्रांसफ़र हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, जिस मैनर में ट्रांसफ़र करना चाहिए था उस मैनर में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। द ट्रांसफरर और एनी पर्सन, जो मालिक है जो उसने जगह बेचनी थी या कोई भी उसका बंदा, शैल बी डी बार्ड, उस द ट्रांसफरर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, जो भी ट्रांसफरर है या उसका कोई बंदा है जो उसकी जगह पर क्लेम कर रहा है, शैल बी डी बार्ड, उनको डी बार करा है, बार नहीं करा, डी बार करा है, from enforcing against the transferee and the persons claiming under him any right in respect of property। तो कोई भी अगर राइट है ट्रांसफरी के अगेंस्ट तो वहाँ पर उनको डी बार किया गया है। वो इन्फोर्स करने के लिए बार होता है रोकना ना, तो यहाँ पर डी बार किया गया है। एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी वे ऑफ विच ट्रांसफरी हैज़ टेकन और कंटिन्यूड इन पोजेशन, जहाँ पर ट्रांसफरी ने पोजेशन ले लिया था या फिर वो पोजेशन में बना रहा था, अदर देन अ राइट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो बाकी के राइट है उसके अलावा, वो राइट्स के अलावा पोजेशन का जो राइट उसके पास आ गया है, वहाँ पर उस ट्रांसफरर को, बेचने वाले को डी बार किया गया है उस ट्रांसफरी के अगेंस्ट कोई भी चीज़ इन्फोर्स करने के लिए। तो जो ट्रांसफरर है उसको डी बार कर दिया गया है, छूट दे दी गई है। बार होता है रोकना, डी बार होता है ना रोकना। फ्रॉम एनफोर्सिंग अगेंस्ट द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी के अगेंस्ट इन्फोर्स करने के लिए कोई भी
पर्सन अगर उसकी जगह पर है उसके अगेंस्ट इन्फोर्स करने के लिए एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी राइट्स हैं वो प्रॉपर्टी जिस पर ट्रांसफरी ने अपना पोजेशन कंटिन्यू किया है। तो ये अच्छे से समझ लीजिए। प्रोवाइडेड प्रोविज़ो है नीचे, provided that nothing in this section shall affect the rights of the transferee for consideration who has no notice of the contract or of the part performance thereof। अब यहाँ पर उस ट्रांसफरी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा जिसने कंसीडरेशन के बदले जगह खरीदी, पैसे देके जगह खरीदी और उसको नोटिस में नहीं था, उसकी नॉलेज में नहीं था कि इसका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है और कोई पार्ट परफॉर्मेंस हो रखी है, तो वहाँ पर वो जो ट्रांसफरी है उस पर इसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। द ट्रांसफरी विल हैव नो इफेक्ट ऑफ इट, उसके राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे। तो टोटली डेफिनेशन ये है जो कि 5 पार्ट्स में हमने कवर की। ट्रांसफरर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ट्रांसफरी ने पार्ट परफॉर्मेंस में कब्ज़ा ले लिया, थर्ड में ट्रांसफरी रेडी है अपना परफॉर्म करने को पार्ट, या परफॉर्म करना चाहता है या कर चुका है। तो फोर्थ में क्या हुआ कि जो ट्रांसफरर है फिर उसके वो डी बार कर दिया गया। 5वां पॉइंट कहता है कि जो ट्रांसफरी है उसके राइट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं होंगे अगर उसके पास नोटिस नहीं है पार्ट परफॉर्मेंस का, लेकिन उसने कंसीडरेशन के बदले ट्रांसफ़र लिया है। आगे चलते। कंडीशंस that should be complied under section 53A। कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं जिनकी कंप्लायंस होनी चाहिए सेक्शन 53A को लागू करने के लिए? फर्स्ट, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंसिडरेशन। पहले तो कंसिडरेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें कंसिडरेशन हो इन राइटिंग एंड सेम शुड बी साइंड बाय द ट्रांसफरर। Second, the contract should be for the transfer of immovable property, and from therein the term necessary to constitute the transfer should be certainly ascertained। तो जो भी टर्म्स हैं वो क्लियर हों और प्रॉपर्टी इमूवेबल हो। थर्ड, the transferee should has taken the possession of property। जो ट्रांसफरी है वो उसने पोजेशन ले लिया हो प्रॉपर्टी का एंड हैज डन समथिंग फॉर द फर्दरेंस, उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म किया हो। फोर्थ, द ट्रांसफरी शुड बी रेडी एंड विलिंग। जो ट्रांसफरी है वो रेडी होना चाहिए परफॉर्म करने को अपना पार्ट। फिफ्थ, इन दिस केस इवन विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड द ट्रांसफरी एक्वायर्स द राइट इन द प्रॉपर्टी। तो अगर सेल डीड नहीं भी हुई है तो जो ट्रांसफरी जो खरीदार है वो प्रॉपर्टी में राइट एक्वायर कर लेता है, उसके पास राइट आ जाता है। और जो ट्रांसफरर है जो बेचने वाला है कैन नॉट क्लेम एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर कंसीडरेशन। जो कंसीडरेशन के बदले उसने जो बेची है जगह उसमें कोई राइट क्लेम नहीं कर सकता अदर देन उन राइट्स को छोड़कर द राइट्स एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वाले राइट्स को छोड़कर अदरवाइज वो इस प्रॉपर्टी का राइट क्लेम नहीं कर सकता। ऑल्सो दिस डॉक्ट्रिन विच इज स्टैट्यूटरी राइट, ये जो डॉक्ट्रिन है पार्ट परफॉर्मेंस वाला ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ लैशेस। तो लैशेस के ग्राउंड पर, डिले के ग्राउंड पर ये डिनाई नहीं किया जा सकता। दिस इज अवेलेबल ओनली एज अ डिफेंस फॉर द ट्रांसफरी अगेंस्ट द ट्रांसफरर। तो ये जो राइट है ये सिर्फ एक डिफेंस है ट्रांसफरी के फेवर में, ट्रांसफरर के अगेंस्ट, बेचने वाले के अगेंस्ट। द ट्रांसफरर्स राइट इफ देयर एग्जिस्ट the defense of part performance cannot invoke any of his rights to get the property। तो ये भी आपको क्लियर है। पहले भी हमने देखा था कि ट्रांसफरर के जो राइट्स हैं
वो कैन नॉट इन्वोक एनी ऑफ हिज राइट्स टू गेट द प्रॉपर्टी, अगर उसके पास जो ट्रांसफरर है उसके राइट्स इन्वोक नहीं होते अगर ट्रांसफरी के पास डिफेंस है पार्ट परफॉर्मेंस का। आगे, दो द राइट इज अवेलेबल टू द ट्रांसफरी अगेंस्ट द ट्रांसफरर, चाहे ये राइट ट्रांसफरी के पास है, एंड दैट इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पोजेशन, पोजेशन भी प्रोटेक्ट करता है ये ट्रांसफरी का। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एंटाइटलमेंट टू द ट्रांसफरी, लेकिन इससे वो मालिक नहीं बन जाता, पोजेशन ही सेव होता है, उसका मालिक नहीं बनता वो। इट ओनली प्रोवाइड विद द राइट टू रिमेन और ऑब्टेन द पोजेशन ओवर द प्रॉपर्टी, सिर्फ उसके पास वहां रहने का या पोजेशन लेने तक का ही राइट अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इसमें है, इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रॉपर्टी का जो यहाँ पर कंसेप्ट है वो क्लियर करें। प्रॉपर्टी यहाँ पर इमूवेबल होगी हमेशा, प्रॉपर्टी यहाँ पर इमूवेबल होगी और मूवेबल प्रॉपर्टी पर ये लागू नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ट्रांसफ़र का कंसीडरेशन के बदले। जो कॉन्ट्रैक्ट है टू सेल, लीज, मोर्टगेज, एक्सचेंज, ईजमेंट एंड एक्सचेंज, ये सब जो है ये इस सेक्शन 53A के एम्बिट में आते हैं, क्योंकि इन सब में कंसीडरेशन इन्वॉल्व होता है। इन सब में क्या इन्वॉल्व होता है? कंसीडरेशन इन्वॉल्व होता है। अदर पार्टी को पैसे देते हैं हम, लेकिन गिफ्ट के केस में ये लागू नहीं होता क्योंकि गिफ्ट में कंसीडरेशन नहीं होता एज पर सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसलिए जो गिफ्ट है it cannot be included within the purview of the doctrine of part performance and any person aggrieved cannot take the defense of this doctrine। तो इसी के साथ रिलेटेड था हमारा जो MCQ हमने पहले पूछा था। तो यहाँ पर जो आंसर है, आई नो आपको पता चल ही गया है, द आंसर इज C। तो गिफ्ट पर जो ये डिफेंस है वो नहीं ले सकते 53A में, क्योंकि यहाँ पर कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा जो कंसेप्ट है एनी राइट का, एनी राइट्स में वही राइट होते हैं जो ट्रांसफरर के पास होते हैं। जब वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है ट्रांसफरी को, तो वो सारे राइट्स उसके पास होते हैं, यानी वो सारे राइट्स ट्रांसफरी के पास ट्रांसफ़र हो सकते हैं। थर्ड इसमें जो है कंसेप्ट फॉर टेकन और कंटिन्यूड इन पोजेशन का है कि इसमें जो डिफरेंस है वो है इज दैट इज, देखिए डेफिनेशन नीचे जो दी हुई है, द डिफरेंस इज दैट इन टेकन पोजेशन द ट्रांसफरी मस्ट टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर उसने पोजेशन नहीं लिया है तो पार्ट परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा, तो ट्रांसफरी जो खरीदार है उसको पोजेशन लेना ही पड़ेगा उस टाइम। और एनी पार्ट देयर ऑफ एंड इन केस द ट्रांसफर इज ऑलरेडी इन पोजेशन, अगर वो पहले ही पोजेशन में है तो वो कुछ ऐसा एक्ट करे, मस्ट डू सम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट शुड बी समथिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द मियर रिटेंशन ऑफ पोजेशन। तो सिर्फ रिटेंशन रखना पोजेशन का, उससे कुछ ज़्यादा आगे करना पड़ेगा। सिर्फ कब्ज़ा बरकरार रखना, उसका पोजेशन कंटिन्यू रखना नहीं माना जाएगा। आगे, इन केस ऑफ द ट्रांसफरी टेकिंग पोजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर वो पहली बार पोजेशन ले रहा है, मियर टेकिंग ऑफ पोजेशन वुड बी अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। तो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाएगा कि उसने पोजेशन ले लिया था, अगर उसको अपना केस प्रूव करना है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी पोजेशन में था और ट्रांसफर इज ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, then what will happen? The transferee must do some independent act than a mere retention of possession। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि सिर्फ he does not need only to retain the possession, उसको कुछ और भी स्टेप लेना पड़ेगा। he has to do something more to take the defense under the plea of section 53A if he is already in possession। तो अगर वो पहले ही पोजेशन में है तो he has to do something in furtherance of the act of the contract, only then the court will consider the plea of part performance।
The acts of part performance, if they preceded the contract, could not be evidence of part performance unless performance is a condition precedent without the fulfillment of which the promise could not be a binding contract. तो अगर कोई एक्ट है पार्ट परफॉर्मेंस में, इफ दे प्रिसीडेड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले हो गए, कुड नॉट बी एविडेंस ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, तो वो पार्ट परफॉर्मेंस का एविडेंस नहीं माने जाएंगे अनलेस परफॉर्मेंस इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले परफॉर्मेंस के बारे में लिखा गया है तो माने जाएंगे। सिंपल है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले कोई परफॉर्मेंस हुई है वो पार्ट परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन ही कॉन्ट्रैक्ट में यही है कि पहले ये परफॉर्मेंस की जाए या ये प्रॉमिस फुलफिल किया जाए तो वो मान लिया जाएगा। विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ विच द प्रॉमिस कुड नॉट बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं की जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं माना जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर पहले भी परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट के पहले भी परफॉर्मेंस हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें केस लॉज। पहला है जो इम्पोर्टेंट केस लॉज है उसमें श्रीमंत श्यामराव सूर्यवंशी एंड नदर वर्सेस प्रहलाद भाई रोबा सूर्यवंशी, सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इस केस में क्या हुआ था, इवन इफ द लिमिटेशन पीरियड वाज ओवर, a person can obtain possession of the property in part performance of contract to sale। अगर लिमिटेशन जो पीरियड है वो निकल भी गया है फिर भी पार्ट परफॉर्मेंस में वो पोजेशन ले सकता है। द ट्रांसफरी कैन डिफेंड हिज पोजेशन, जो बेचने वाला है वो अपना पोजेशन डिफेंड कर सकता है इन केस फाइल्ड बाय द ट्रांसफरर, ट्रांसफरर के केस डालने पर भी। बट दिस कैन ओनली बी डन इफ द ट्रांसफरी can well prove that he has done some act in furtherance of the agreement or contract or is willing to perform his contract। तो अगर उसको अपना पोजेशन सेव करना है तो उसको कुछ चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या है कि उसने ये जो भी उसके पास पोजेशन आया है वो कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट में था, एग्रीमेंट में मेंशन था, तब उसके पास लीगली पोजेशन आया है। सेकंड, इसमें इसको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी इच्छा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे। दिस वॉज इंटरप्रेटेड सो एज देयर वॉज नॉट एक्सप्रेसली सेड दैट द प्ली ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट बी टेकन वंस द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एक्सपायर्ड। तो ये लिमिटेशन का जो क्वेश्चन अराइज हुआ था ये केस उसको रिजॉल्व करता है। सेकंड, इसमें जो केस लॉ है वो है गोविंद राव महादिक वर्सेस देवी सहाय, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है 1982। तो द कोर्ट हेल्ड दैट द मोर्टगेजी वाज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट अंडर सेक्शन 53A। तो सेक्शन 53A में मोर्टगेजी को राइट नहीं मिला, बेनिफिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? एंड दैट ही कुड नॉट पोजेस दैट प्रॉपर्टी। क्या नहीं मिला? वो पोजेशन नहीं रख पा रहा। क्यों? This was due to the fact that mortgagee could not prove that he has performed any act or is willing to perform any act in furtherance of the contract। ये वो प्रूव नहीं कर पाया कि उसकी इच्छा है परफॉर्म करने की, उस करना चाहता है वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस। Since the mortgagee was already in possession of the property and the mere possession of property would render any result to the transferee, he needed to prove something independent of the mere possession। तो जैसा हमने पढ़ा था कुछ और भी करना पड़ेगा अगर आप ऑलरेडी पोजेशन में हो। and an act done in furtherance of the contract as the court shall not take any the mere act of continuing in possession as evidence। तो सिर्फ आप पोजेशन कंटिन्यू कर रहे हो उसको अकेला ही कोर्ट जो है एविडेंस नहीं मानेगी। The mortgagee could not prove that he did any act in furtherance, तो उसमें ये mortgagee के अगेंस्ट हो गया। थर्ड केस लॉ इसमें इंपॉर्टेंट है बाबू मुरलीधर वर्सेस सौदागर मोहम्मद अब्दुल बशीर एंड अनदर, ये 1970 का है। तो an act should be done by the transferee in furtherance of the contract to transfer of property
इन ऑर्डर टू अवेल द डिफेंस ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। तो ये भी यही कहता है कि कोई भी अगर एक्ट किया जाता है ट्रांसफरी का कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के ऊपर आगे, तो ये उसको दिलवाता है डिफेंस पार्ट परफॉर्मेंस का, अगर कल को कोई केस हो। तो ये है हमारी वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप थैंक्स ज़रूर टाइप कीजिए, ताकि हमारी टीम आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करते रहे इसी तरह। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।